हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चंस को करने वाले, जो कि आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है सर। तो आज हम लोग पहला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डेली इसी टाइम में सर आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस दिया जाएगा। ठीक है, तो डेली आप लोग दोस्तों सुबह के 8 बजे एकदम तैयार रहिए। आपको क्लासेज इस टाइम में दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग वहाँ पे भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली सर्च करिएगा तो भी ज्वाइन कर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कहता है दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी सर? ऑप्शन नंबर ए कहता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी कहता है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला था, है ना। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा सर। ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है म्यू। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं सर, याद रखिएगा। और म्यू बराबर फार्मूला होता है C/V। भी जहाँ आता है दोस्तों मध्यम में प्रकाश की चाल, और सी जहाँ होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में सर, या निर्वात मतलब वायु में, तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है सभी विद्यार्थियों को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सर ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगा। अपवर्तनांक तो हमको दिया हुआ, ये इक्वेशन हो जाएगा। ये यहाँ कर देंगे सर, इसके जगह को एक्सचेंज कर दीजिए। तो डैन हम लोगों का माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए थी, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 1.5 × 2 करिएगा तो 3 आएगा सर, है ना। 1.5 × 2 यानी एक बार, ये 2 बार कटेगा, तब जा करके 1.5 × 2 कितना होता है, 3 होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है ना? उम्मीद है समझ में आ रहा है दोस्तों। आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्रॉपर ढंग से अच्छे से क्वेश्चंस को करिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है दोस्तों? 1.5 है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन नंबर बी है 2/3, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी है 2.5। तो देखिए आपके सामने आंसर तो दिख रहा है सर। देखिए क्वेश्चन क्या क्या हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए कहता है दोस्तों, कहा कि वायु के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.5। अब क्वेश्चन क्या कहा है? कांच के सापेक्ष में वायु का अपवर्तनांक। तो जस्ट इसका उल्टा कर दिए सर, यहाँ भी उल्टा किया है, तो इसको मान को भी हम लोग उलट के लिख देंगे। देखिए 1/1.5 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे सर तो 10/15 यानी कि 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा सर। देख सकते हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, और इसी तरीके से रेगुलर आपको मैं क्लासेस दूंगा सर। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देशित होता है, ठीक है। कोई भी एक दंड चुंबक है दोस्तों जिसका उत्तरी ध्रुव किधर है? दक्षिण की ओर निर्देशित होता है, और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है, तब उदासीन बिंदु होंगे। तब उदासीन बिंदु कौन सा होगा दोस्तों, पता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबक के अक्ष पर, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय अक्ष के लंबवत विभाजक पर, और ऑप्शन नंबर डी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग डायरेक्टली टिक कर सकते हैं दोस्तों, चुंबकीय अक्ष पर होता है सर। चुंबकीय अक्ष पर क्या होगा दोस्तों? दोनों ही न्यूट्रल होगा सर, है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उदासीन होगा। चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न मैं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, करिए, है ना। क्वेश्चंस को रोकिए, पॉज करिए और अपने से ट्राई करिए सर, ताकि आप लोगों से बन पाता है कि नहीं, आप लोग पॉलिटेक्निक के लिए तैयार हैं या नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक 60 वाट के बल्ब में
0.5 एम्पियर की धारा बहती है। ठीक है, 60 वाट के बल्ब में क्या होता है दोस्तों, 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा। देखिए, समय भी दे दिया है, आपको शक्ति भी दे दिया है और एम्पियर भी दे दिया है, और हमसे पूछा है आवेश सर, यानी कि क्यू का वैल्यू। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना, पता होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ अभी। ऑप्शन नंबर ए 3600 कूलम, ऑप्शन नंबर बी है 3000 कूलम, सी का मतलब सर कूलम होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है सर, कूलम होता है, ध्यान रखिएगा, 2400 कूलम या 1800 कूलम। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, जब आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, आई इंटू टी। आई जहाँ आपका धारा होता है और टी जहाँ आपका समय होता है, सबको ऐसा यूनिट में करिएगा। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 1 घंटा है, तो सेकेंड यानी कि जो समय का यूनिट है सेकेंड, वो ऐसा यूनिट है सर। तो 1 घंटा को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 × 60 करेंगे। सेम यहाँ पे मैंने वही किया है। अब एम्पियर है सर, एम्पियर तो धारा गुने समय, तो धारा गुने समय कर दिया। इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। अब देखिए सर, अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 जाएगा, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया। देखिए 6 हो गया यहाँ पे 5 हो गया। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा तो 1800 आपका कूलम आंसर आ जाएगा। जब इसको आप गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और गुने करिएगा 5 तो 0, 6 × 25 30 के 0 हासिल, 3 पंती 15 और 3 1800 आपका आंसर आ गया सर, देख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है। कहता है एक प्रकाश की किरण की आवृत्ति 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति क्या होगी, है ना। बहुत ही लाजवाब सा सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल होगा सर। आप लोगों को मैं बताऊं कि जब भी किसी प्रकाश की आवृत्ति किसी भी माध्यम में चली जाए, किसी भी तरीके से चली जाए, आवृत्ति चेंज नहीं होती है सर। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो सेम सिमिलरली वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 × 10⁻14 हर्ट्ज होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करने लगते हैं किससे, म्यू बराबर c/v से। तो सर माध्यम में ना होगा, एगो निर्वात में होगा, अपवर्तनांक होगा। आपको तो आवृत्ति का यहाँ पे तो चर्चे नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति ऐसे भी चेंज नहीं होता है, किसी भी माध्यम में जाए आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरह थ्योरेटिकल टाइप से भी पूछेगा, लेकिन ये नोमेरिकल टाइप से करके पूछा ताकि सभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। देखिए एक पिंड है जिसमें कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, जिस पर आवेश कितना है दोस्तों, -80 माइक्रोकूलम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, डायरेक्टली पूछ रहा है सर, है ना। तो देख सकते हैं आपके एग्जाम में कैसा कैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे पूरे पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करिए, जितने भी बिहार के एस्पिरेंट्स से पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सभी वीडियो को भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका बहुत ही सरल सा आंसर है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा दोस्तों, है ना। आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर ±NE, जहाँ N क्या होता था दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q क्या होता था दोस्तों, जितना आवेश होता था। तो हमारे पास आज आवेश कितना, -80 कूलम है। हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि N की वैल्यू। तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला जान लेते हैं, N होता है, ये E को E पट्टी भेजेंगे तो देन N बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q/E हो जाएगा। यानी कि आवेश बट्टा में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश बट्टा में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश याद है ना सभी विद्यार्थियों को, चलिए याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो देखिए माइक्रो कूलम को जब कन्वर्ट करिए, एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करें, देखिए कुछ नहीं किए सर, डिवाइड कर दे, माइनस माइनस खत्म, और यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि ये क्या बना देगा दोस्तों, 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो ये तो भाई ये जब कैलकुलेट करिएगा 10 वाला चीज़ जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 10⁻14 आ जाएगा। अब 16 चौको कितना हो जाएगा, 16 × 25 80 हो जाएगा, तो देन 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे भी इसके साथ 10 होगा ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10⁻⁻5 बचेगा सर, और यहाँ पे कितना 19 है, ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा, 16 × 25 80 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट दिख रहा है जी। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है, तो इसमें कोई भी यूनिट वगैरह नहीं है, संख्या में किसी भी तरह का यूनिट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे बी और सी दोनों सही हो जाएगा। जो बच्चे बी और सी बता रहे हैं करेक्ट है सर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 kg है ना। लिफ्ट देखते हैं ना कि एक 500 kg का एक लिफ्ट है, और लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है ना। जानते हैं ना कि लिफ्ट कैसा होता है दोस्तों, लिफ्ट कैसे पुल्ली पर काम करता है, पता है ना। तो ये इस तरीके से लिफ्ट काम करता है ना, यहाँ पे लगा रहता है, और इसमें कोई भारी सा कि लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए भारी सा एक वजनदार लगाया जाता है, धातु लगाया जाता है, कोई भी, हाँ धातु के टाइप से ही लगाया जाता है, जो कि लिफ्ट को कंट्रोल रखे, है ना, अप एंड डाउन करते रहे। अगर इधर भारी हो जाए और इधर हल्का हो जाए तो भाई तो फिर कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए इक्वल वेट करने के लिए सर दोनों तरफ वेट इक्वल होना चाहिए, तब ना काम करेगा। ठीक है, तो हमें तो क्या पूछा है सर, तनाव पूछा है। तनाव यानी कि टेंशन क्या होगा सर, टेंशन। तो टेंशन बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया होगा सर। टेंशन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास गुने ग्रेविटी प्लस एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। अब देखिए आपको लिख दिया गया है ग्रेविटी एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना लेना है ना, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना लेना है, 9.8 लेना है सर। कभी कभी आपके एग्जाम में 10 लेना कहेगा तो 10 वाला आसान पड़ जाता है, लेकिन पॉइंट वाला थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे जोड़िएगा 9.8 + 2 करिएगा तो 11.8 हो जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 59, 100 आ जाएगा, यानी न्यूटन। इतना न्यूटन उस रस्सी पे, उस तार पे, जो भी तार होगा, केबल होगा, उस पर तनाव पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है परम शून्य ताप होता है सर। परम शून्य ताप कितना को कहते हैं, परम शून्य ताप कितना डिग्री होता है, किसी बच्चे को पता है तो बता दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, परम शून्य ताप कितना होता है, तो वो होता है, अगर कैल्विन की मात्रा में कहें तो 0 डिग्री कैल्विन होता है, ये परम शून्य ताप कहलाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस में याद रखिएगा 273.15 डिग्री सेल्सियस ये होता है सर। ठीक है, ये वाला मत मार दीजिएगा, माइनस भी लगाना है, 0.15 भी लगाना है, तब जाके करेक्ट होगा सर, परम शून्य ताप। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में इतना और केल्विन में 0 डिग्री। ठीक है, चलिए 0 डिग्री पे पानी बर्फ में बन जाता है, सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है सर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर तो सभी को पता है, रॉकेट जो है दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम पे काम करता है, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा सर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना, न्यूटन का तृतीय गति नियम के आधार पर। ध्यान रखिएगा। अग्र दिशा में क्या होता है दोस्तों, रॉकेट का संवेग पश्चिम दिशा में निष्कासित गैस के संवेग के बराबर होता है। ठीक है, जब जानते हैं कि रॉकेट जब चालू होता है तो गैस निकलता है, तो वो आगे की ओर भागता है और ये पीछे की ओर ये छोड़ता है ना, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे न्यूटन का तृतीय गति नियम लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सभी लोग 10 को देख सकते हैं दोस्तों। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है सर। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा को या कार्य को या जड़त्व को या जड़त्वाघूर्ण को। तो न्यूटन का प्रथम जो नियम है वह बल की परिभाषा देता है, नहीं तो जड़त्व की। ये दो चीज़ की परिभाषा देता है सर, जड़त्व की परिभाषा और बल की परिभाषा। दोनों का एकदम सिमिलर है सर, डिफिनेशन जो है ना एकदम सिमिलर, एकदम सेम है सर। कहता है ना कि न्यूटन का प्रथम गति नियम और जड़त्व का नियम कहता है। जड़त्व का नियम किन्होंने दिया, गैलीलियो साहब ने दिया था। ठीक है, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अब मैं बता दूं दोस्तों प्रथम नियम क्या कहता है और जड़त्व का नियम क्या कहता है। देखिए क्या कहता है ना कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है ना, यानी कि रेस्ट में है ना, तो वह चाहेगा कि हम रेस्टे में रहें, है ना। और जो वस्तु गति में है, मोशन में है, तो वो चाहेगा कि हम मोशन में रहें। और वस्तु जब कब तक गति में रहेगा, है ना, वस्तु जब तक गति में रहेगा या रेस्ट में रहेगा, यानी विराम अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे मान लिया जाए ये कलम एक रखा हुआ है, ठीक है, इस पर कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है, तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर इस पर मैं अपना हाथ से बल लगाता हूँ तो इसको क्या करूँगा, टेबल से उठाऊँगा, तो मेरे द्वारा इस पर बाहरी बल लगाया गया, तब ना यह हट गया। तो वही बातें हुई न्यूटन का प्रथम गति नियम। अगर हम किसी पर बाहरी बल नहीं लगाते हैं तो वह जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, बस और कुछ नहीं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं सर? वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है ना। ए बराबर फार्मूला आता है ना, ए बराबर फार्मूला आता है ना भी माइनस यू बाई टी, जहाँ भी आपका क्या है दोस्तों? भी आपका अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी है, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि प्रारंभिक वेग है, और टी आपका समय है सर। यही होता है फॉर्मूला त्वरण का। और यहीं से एक व्यंजक बन जाता है, यहीं से अगर मैं व्यंजक बना दूं आपको तो एक व्यंजक बन जाता है भी बराबर ए टी प्लस यू। एक व्यंजक ये बन जाता है सर, गति के समीकरण में इसको पढ़ना रहता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सर? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है, तभी ना आपको आकाश ब्लू रंग का दिखाई देता है। मेन दोस्तों आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसीलिए याद रखना, अगली बार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक ना। चलिए ऐसे तो विचलन सबसे अधिक तो बैगनी का होता है ना, विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है ना, ठीक है। हाँ प्रकीर्णन भी इसका होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विचलन होता है, तरंगदैर्ध्य इसका सबसे कम होता है, विचलन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन दोस्तों नीला का होता है, प्रकीर्णन नीला का होता है, इसीलिए तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। चलिए और लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको खतरा का निशान भी रखा जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों प्लस 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस 4D लेंस क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए P बराबर फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, मीटर में है ना। आपका ऑप्शन क्या है सर? मीटर में है, तो आप मीटर वाला फार्मूला लगाइएगा 1/f। अगर सेंटीमीटर में रहे तो आपको P बराबर कौन सा फार्मूला लगाना याद है? 100/f सर, 100/f। तो ये आपके ऑप्शन के आधार पे लगाइएगा। तो चलिए यहाँ पे लगा दिए प्लस 4D है, तो हम प्लस को नहीं लिखेंगे, 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 मीटर। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा तो भाई ये वाला डिसाइड करेगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कर सकते हैं, करेक्ट है सर। ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% करेक्ट रहेगा। उम्मीद है ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।